क्यों हो रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में घोटाले पर घोटाला? किस मजबूरी ने प्रशासन की आंखों पर पर्दा डाला? सुने सबूतों की जुबानी। सीमेंट चोरी घोटाले से मल्टीपर्पज घोटाले तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की कहानी। 31 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए सीमेंट घोटाले के दोषी को अगर तभी सज़ा मिल गई होती तो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी भवन निर्माण में जो 90 लाख रुपए खर्चे गए हैं, वो भी वो जो आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर सैंक्शन किए ही नहीं, वो ना खर्चे चाहते और ना ही अब सवालों में होता, विवादों में होता मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आर के सिंगला। सिंगला सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगला सर, सीमेंट स्कैम पंजाब यूनिवर्सिटी का 31 साल पुराना करीब, और राजीव गांधी भवन में वो 90 लाख जो आज तक सैंक्शन ही नहीं हुए, ऐसे 90 लाख खर्चे जाना, और अब मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम, इन तीनों में क्या कोई कनेक्शन है? इन तीनों में दो कनेक्शन है। एक तो कनेक्शन ये है कि तीनों जो प्रोजेक्ट हैं वो एक ही ऑफिसर के तहत हैं, एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर आर के राय। तो तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए वही जिम्मेवार है। और दूसरा है कि तीनों में एक समानता ये है कि उनमें तो जो घोटाला है, सीमेंट का स्कैम है या राजीव गांधी भवन है, वो जो भी हुआ है वो स्पष्ट हो ही चुका है। जो मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम है ये कोई घोटाला नहीं बल्कि घोटालों का संग्रह है। लड़ीवार घोटाला है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत लैप्सेस, इरेगुलरिटीज निकल के बाहर आएंगी। सर, जैसे राजीव गांधी भवन के निर्माण में 90 लाख रुपए जब पूछा गया ये सैंक्शन कब हुए, उसका जवाब आज तक आपको आरटीआई में नहीं मिला या आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं मिला, मतलब 90 लाख की सैंक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के सैंक्शन के बारे में भी आपने जानने की कोशिश की है? इसमें तो सैंक्शन हुआ होगा। अगर मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के साथ कंपैरिजन किया जाए तो राजीव गांधी भवन का वो जो 90 लाख वाला इशू है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि 90 लाख मतलब 1 करोड़ से कम। जबकि जो मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम है इसका जो वर्तमान एस्टिमेट है वो 118 करोड़ है। 118 करोड़। अच्छा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनके कहने के मुताबिक ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2012 में शुरू हुआ, आज 2024 है, 12 वर्ष हो चुके हैं। और जब मैं इनसे सैंक्शन लेटर मांगता हूं तो 2 साल पहले इन्होंने जवाब दिया है कि वो अभी तैयार करने हैं। कितनी हैरानी की बात है, आज भी ये कह रहे हैं कि 75 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हो चुका है। जब 75 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तो ये कैसे हो सकता है कि सैंक्शन लेटर भी तैयार ही ना हो? और दूसरा, सैंक्शन लेटर का तैयार क्या करना है? एस्टीमेट तैयार करने हैं, एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो प्लान अरेंज करना है या तैयार करना है। सैंक्शन लेटर तो अगर हाथ में थे तो पैसा खर्चा गया, लेकिन ये 2022 तक सैंक्शन लेटर भी देने के लिए तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि अभी तैयार करने हैं। सर, तैयार करने हैं 2022 तक, इनका ये जवाब था। हाँ जी। कि प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? एक्चुअली यहाँ तक इसकी शुरुआत की बात है जी, अगर तो मैं आरटीआई में जाऊँ जी, तब तो जो आरटीआई में इनका जवाब 2022 में आया या आज 2024 में आया, उसमें ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट 13 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ और अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक मेरी याददाश्त है, न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरें हैं या लोगों से सुना है, वो ये है कि वर्ष 2007 में भी मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के बनने की बात हुई थी। लेकिन उस टाइम ये कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अभी इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा क्योंकि इसकी शुरुआत, इसकी फाउंडेशन, इसकी इनॉग्रेशन के लिए किसी बड़ी शख्सियत को बुलाया जाएगा। फिर 2007 से 2008 क्रॉस कर गया, फिर 2009 में कहा गया कि उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो यहीं के पढ़े हुए हैं और यहाँ पढ़ाते भी रहे हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। तो तब जाके इन्होंने 3 नवंबर 2009 को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। जी सर, जैसे आपने बताया, क्योंकि आपको फैक्ट्स और फिगर्स पूरे क्लियर हैं, आपको डेट तारीख याद है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक के पैसे से चलती है, तनख्वाह मिलती है वो भी पब्लिक के पैसे से। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ने पब्लिक के पैसे को, वो भी आपके मुताबिक जो आप बता रहे हो 118 करोड़ तक का ये इसका एस्टिमेट पहुंच चुका है, इतना रुपया खर्चने के लिए क्या मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के बारे में कुछ भी चीज़ अपनी वेबसाइट पर जनता की है, पब्लिश की है लोगों के लिए?
कितनी हैरानी की बात है कि अगर मैं मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की टोटल कंप्लीट जानकारी देखूं, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, सैंक्शन लेटर है, या सोर्स ऑफ ग्रांट्स है कि इतना पैसा कहां से आया या कितना पैसा खर्च होना है या हो चुका है, कोई भी इंफॉर्मेशन पंजाब यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे नहीं डाली हुई। जबकि आरटीए एक्ट बनने से पहले तो हम मान सकते हैं कि 2005 से पहले हम नहीं डालते थे। 2005 में आरटीए एक्ट बनने के बाद तो ये स्पष्ट हो चुका है कि जितनी जनतक सूचना है जो कॉमन इंटरेस्ट की है, वो कोई भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप उसको उजागर करे, अपने आप वेबसाइट पे डाले। तो कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो इनको ये तो बताना चाहिए था कि जो 118 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड है वो कहाँ से आया या आएगा, कितना खर्चा हुआ, कितना और किया जाएगा, कहाँ पास हुआ, इसका डिज़ाइन क्या है, कौन कौन लोग इसको बना रहे हैं, या कौन सी एजेंसी इसको करवा रही हैं। आपने देखा होगा कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एक बोर्ड लगा होता है सड़क के किनारे पे कि ये प्रोजेक्ट इस समय स्टार्ट हुआ, इस समय कंप्लीट होगा, इतना पैसा लगा, इस सोर्स से आया। लेकिन मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के बारे में मैंने ऐसा कोई बोर्ड कहीं भी नहीं देखा जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई हो। तो ना तो आपने बोर्ड लगाया, ना आपने वेबसाइट में डाला। जब मैंने इनको आरटीए के तहत पूछा कि क्या आपने अपने आप कोई जानकारी दी है, तो जवाब आता है नॉट अवेलेबल। अब इसका मैं क्या मतलब समझूं, या तो आप कहो कि हमने कोई भी जानकारी दी नहीं क्योंकि देने की जरूरत ही नहीं है, या अगर दी है तो मुझे उस जानकारी का लिंक दिया जाए। और जवाब आ रहा है नॉट अवेलेबल। ये जवाब देता कौन है? ये जवाब देते हैं मिस्टर आर.के. राय, जो एक तरफ तो बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को की देखरेख कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेवारी मेरे हिसाब से जिनके ऊपर है, और दूसरी तरफ जो बतौर सूचना अधिकारी सूचना छुपा रहे हैं। तो एक तरफ वो उनकी जिम्मेवारी है इसके निर्माण की, और दूसरी तरफ उनकी जिम्मेवारी है सूचना को देने या छुपाने की, जिसके लिए वो जिम्मेवार है। सर आप भी हटते नहीं ना, हो सकता है कि ऐसी निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम, उसमें ऐसी कई चीज़ें छुपाने वाली हों जो आप पूछ रहे हो, और आप पूछ भी किससे रहे हो, जो छुपाना चाहता है, तो फिर वो तो गड़बड़ होगा ही। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो 2-2, 3-3 करोड़ की बनी हुई इमारतें हैं उसकी आधे से ज्यादा जानकारी ये आरटीए में दे देते हैं। एक मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की ऐसी बिल्डिंग है जो बन तो रही है 118 करोड़ में, लेकिन पिछले 15 वर्षों में कुछ भी देने से भाग रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने पहली आरटीए एप्लीकेशन मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की 2009 में डाली थी। उस समय जिस समय इसके मॉडल की फ़ोटो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पे छपी थी कि ये ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, उस टाइम पहली आरटीए डाली थी, और अब तक काफ़ी आरटीए डाल चुका हूँ। तो उसको छुपाना ये शो करता है कि जैसे पैसा इनके बाप का ही लगा हुआ है। हो सकता है कि अपनी जेब से खर्च रहे हो पैसे। हाँ, लगता तो है ये शायद इसीलिए कोई जानकारी नहीं दे रहे। हाँ अच्छा, चलो खैर मजाक एक तरफ, लेकिन सर जवाबदेही, हालांकि आपने बताया है कि मिस्टर आर.के. राय जो हैं आपके मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, पर अगर अधिकारिक तौर पर देखा जाए तो जवाबदेही किसकी बनती है मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के निर्माण को लेकर या इस पर हो रहे खर्चे को लेकर? ये सवाल मैंने स्पष्ट तौर पे आरटीए में पूछा था कि मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के लिए वो कौन से अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के जो जवाबदेह हैं, पब्लिक के प्रति क्योंकि उनका पैसा लगा है, और प्रेस के प्रति। तो इनका जवाब आया कि उसके लिए 3 अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिसमें एक एसडीओ है सिविल, दूसरा जेई सिविल, तीसरा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अब अगर मैं इनकी जवाबदेही की बात करूं तो पिछले 15 वर्षों में ये सवाल पहले भी मैं पूछ चुका हूं। जब यही सवाल आज से 3 वर्ष पहले यानी कि 2021 में पूछा था, तब जवाब आया था इसके लिए एक एक्शन जिम्मेवार है सिविल के, जो अब डिसअपीयर हो चुके हैं। इसके लिए सिविल में 3 एसडीओ और 3 जेई है जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। 3 एसडीओ 3 जेई। अब 3 एसडीओ में से एक एसडीओ रह गया और 3 जेई में से एक जेई रह। फिर पूछा था इलेक्ट्रिकल साइट, उसमें 2 एसडीई सब डिविजनल इंजीनियर और एक जेई थे। अब सब डिविजनल इंजीनियर तो है उड़ी गए हैं, सिर्फ एक असिस्टेंट इंजीनियर रहेगी। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि उसमें इन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक्सपेंडिचर की भी बात की थी कि हॉर्टिकल्चर के अधिकारी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एक डिविजनल इंजीनियर बताए थे और एक असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ मैं बताना चाहूँगा ना कि इससे रिलेटेड नहीं कि डिविजनल इंजीनियर की तो इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ही नहीं, तो आफ्टरऑल वो डिविजनल इंजीनियर कहाँ से आए, कैसे आए, जो देख रेख कर रहे थे और जो अब डिसअपीयर हो चुके हैं। खैर एनीवे, बात डिविजनल इंजीनियर की नहीं, जो असिस्टेंट इंजीनियर थे अब उनका भी नाम नहीं है। यानी और जब आरटीए से मिले हुए मैं फिगर्स देखता हूँ तो 35 लाख रुपया इस बिल्डिंग में होने वाले हॉर्टिकल्चर के काम पे खर्च होना है, यानी कि पेड़ पौधे घास फूस जो भी उस ग्राउंड में लगेगा 35 लाख। अब 35 लाख लगना है,
जिसके लिए 2 वर्ष पहले जवाबदेही थी और आज किसी की नहीं है। तो इतने ऑफिसर जिम्मेवार थे, एक एक्सियन, कितने एसडीओ, कितने जेई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अब सब कुछ डिसअपियर हो 3 चुका साल है। पहले आपको जवाब किसने दिया था? 3 साल पहले जब आपने पूछा तब उसमें एक्सियन का नाम भी था बीच में जवाबदेही में, तो अब 3 साल बाद जब जवाब आया है तो उसमें नहीं है, तो तब पीआईओ कौन था और आज पीआईओ कौन है? तब जवाब किसने दिया है और आज किसने दिया है? यहाँ तक जवाब का संबंध है वो तो वर्ष 2009 से लेके आज तक 15 वर्षों में मिस्टर आर के राय ही दे रहे हैं, क्योंकि बतौर एक्शन 2009 में भी वही पीआईओ थे और आज भी वही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि 2009 में इनको शायद इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि आने वाले समय में काफ़ी कंकाल निकल के बाहर आएंगे, इसलिए जब मैं कोई आरटी डालता था तो सीधा जवाब आता था 86,000 रुपये जमा करवा दो, क्योंकि 43,000 पेज हैं। उसके बाद जैसे ये लड़ाई चलती रही तो वो अमाउंट 86,000 से चल के 5500 पे आ गया, 5,000 पे आ गया। अब रीसेंट जो एप्लीकेशन आई हुई है उसमें 524 रुपये मांगे हुए हैं। तो सिर्फ फ़र्क इतना ही पड़ा है कि जो कागज़ उस टाइम मिल जाते थे वो अब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अमाउंट बढ़ा के पेश करते थे, जो इनको पता है कि सीआईसी में डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वो कम हो गया। सर लेकिन जैसे आपने कहा भी 3 साल पहले या 2009 से अब तक आर के राय साहब ही पीआईओ रहे हैं, जवाब वही देते रहे हैं आरटीआई में, तो 3 साल पहले तक इनको पता था कि एक्सियन यानी कि खुद उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, जवाबदेही भी बनती है, पर ऐसा क्या हुआ कि अब 3 साल बाद या 2-2.5 साल बाद जब इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया है तो अपना नाम हटा लिया गया? इसका कारण क्या समझते हैं? इसका कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि 2009 से आज तक ये कुछ भी जो कर रहे थे ये बतौर अपने आप को एक्सियन समझते हुए कर रहे थे और इनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब 30 जून 2025 यानी कि आज से लगभग 8 महीने बाद इनकी रिटायरमेंट है। और पंजाब यूनिवर्सिटी वो संस्था है, यहाँ काफ़ी लोगों की रिटायरमेंट के वक्त उल्टी सीधी कंप्लेंटें करके, करवा के या रिसीव करके उनकी पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स रोक लिए जाते हैं। अब इनको खतरा है कि कहीं मेरे साथ भी वो ना हो, तो इसलिए अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ये अपना नाम हटा रहे हैं हर चीज़ से और भागने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही से भाग रहे हैं, सीधा भाग रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का दोगलापन भी देखें कि एक तरफ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्शन हैं, उनके द्वारा निर्माण की गई इतनी इमारतें, इतने घपले और घोटाले जो सामने आ रहे हैं और जो विवाद खड़े हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी साइड वो है कि यहाँ वो भी लोग हैं जो आज से 15 वर्ष पहले रीडर से प्रोफेसर यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने, 15 वर्ष बाद अब रिटायर भी हो गए बतौर प्रोफेसर। सेनेट सिंडिकेट से उनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड है, लेकिन उनको तनख्वाह नीचे वाली पोस्ट की मिल रही है। तो एक तरफ लोग ऊपर वाली पोस्ट पे जाने के बाद भी 15 साल संघर्ष करते हैं और पूछते हैं कि मेरी सैलरी क्यों नहीं मिल रही उस पोस्ट की जिस पे मैं 15 वर्षों से काम कर रहा हूं, और वो रिटायर हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी की कोई जवाबदेही नहीं है। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जिनके हजारों में कागज़ पड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे घपले और घोटालों में ये लोग शामिल रहे हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई करने में, शिकायत दर्ज करने में या मीडिया के प्रति कोई जवाब देने में भाग रही है। सर लेकिन चलिए मेरा सवाल ये मैं बाद में करूंगा, जो मेरे इस वक्त जहन में आ रहा है आपकी बात सुनकर, पर आप वो 3 नाम बताइए जिनका जिक्र आरटीआई में दिया गया है जवाबदेही को लेकर। कौन कौन है वो? उसमें एक तो मिस्टर विनय कुमार लालिया एसडी ईस्ट सिविल दूसरे हैं मिस्टर अशोक कुमार ये है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और तीसरे हैं मिस्टर पार्थव, ये है जूनियर इंजीनियर सिविल। तीनों का नाम बताया कि इनकी जवाबदेही है। इन तीनों से हमारी बात हुई है, जो मिस्टर पार्थव हैं उनसे हमारी बात हुई। जब उनसे पूछा गया कि मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की जवाबदेही किसकी है, तो उन्होंने आर के राय साहब का नाम लिया। उसके अलावा भी हमारी बात हुई विनय कुमार लालिया जी से और बात हुई इंजीनियर अशोक कुमार जी से। उन दोनों ने भी क्या कहा वो सुनिए, लेकिन वो सवाल जो हमने उनसे पर्टिकुलरली पूछा कि जवाबदेही किसकी है अगर कल को कोई गड़बड़ घोटाला होता है तो, क्योंकि जो बाकी बातचीत है वो आपको हम अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। फिलहाल जो हमने सवाल किया उसका जवाब एक बार ज़रूर सुनिए जवाबदेही को लेकर। जे मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम इस प्रोजेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਰ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ SDO ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ 'ਚ कौन है जी शुरू तो? बस यही राय साहब ने। सर इसकी ओवरऑल जो मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी वो किसकी है, किस अधिकारी की है? वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही होता है ना जी। कौन सर? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो उसको हम तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर ही काम कर रहे हैं ना सारे। कौन है अभी? अभी तो एक्शन 1 है राय साहब हैं। पूरा नाम क्या उनका? RK राय जी हैं, राजेश कुमार राय है। ओके ये है मतलब कि इनकी सारी जिम्मेदारी मतलब इनके सुपरविजन में ये हो रहा है, देखो सारा बन रहा है। सुपरविजन तो बेसिकली हर एक की जिम्मेदारी है इसमें, सिविल की भी जो नीचे जेई से लेवल जेई STO टोटल ओवरऑल अगर कल को कोई बात आती है ओवरऑल प्रोजेक्ट इनके अंडर ही है। तो ये थे विनय कुमार लालिया जी और अशोक कुमार जी जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो आपने भी सुना होगा और शायद सर आपने भी सुना होगा। सिंगला सर उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि इसको यानी कि मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम को जो हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो हैं एक्सीएन साहब यानी कि RK राय साहब। पर फिर भी RTI में राय साहब अपना ही नाम लिखकर नहीं देते बल्कि इन तीनों का लिखकर देते हैं। आखिर क्यों? और सीमेंट स्कैम से लेकर अब तक इनको कौन बचाता रहा है? संरक्षण पंजाब यूनिवर्सिटी में RK राय को किस किस का मिलता रहा है? एक बात तो ये कि बाकी जितने भी निर्माण हुए हैं या कोई घपले घोटाले सामने आए उसमें मामला पहले होता है, घपला और घोटाला बाद में होता है। कुछ हालात रहे होते हैं या लालच हो जाता है जिसमें घपला और घोटाला हो जाता है। लेकिन यहाँ तक मल्टीपर्पज़ का सवाल है, मुझे लगता है ये मामले में घपला घोटाला नहीं हुआ, ये जैसे घपला और घोटाला करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहली बात तो 2007 में बात हुई कि निर्माण होना है जी। 2009 में 2 वर्षों बाद इसकी इनॉग्रेशन हो रही है जी। 9 के बाद 3 वर्षों बाद दिसंबर 12 में ये शुरू हो रहा है। तो 5 साल तो ये एक हाइप क्रिएट करने में लगे रहे कि पब्लिक को पता चले कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होने जा रहा है। एक हाइप क्रिएट की जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और उसके नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचा जाए या दूसरे सोर्सेज से डाइवर्ट करके इसमें इस्तेमाल किया जा सके। तो इससे पता चलता है कि एक तो ये चीज़ हुई नहीं, ये जैसे पहले से ही प्लान थी, पहली बात। दूसरी बात कि जब 1994 में सदानंद इंक्वायरी रिपोर्ट में इनका नाम आ चुका था, पहली बात तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मिस्टर RK राय पे बतौर दोषी आया था, बतौर दोषी आया था, ये दोषी पाए गए थे। नंबर 1 तो कार्रवाई क्यों नहीं? सीमेंट स्कैम में, सीमेंट की चोरी में। हाँ जी, नंबर 1 तो जब सीमेंट स्कैम में दोषी पाए गए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात है अगर कार्रवाई ढीली थी, नहीं हुई या नहीं भी करनी तो कम से कम 2005-6 में जब ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे एक्शन की सिलेक्शन होनी थी, एक्शन की पोस्ट की, तो पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया गया जो कि ऑलरेडी दोषी पाए जा चुके हैं? उनको सिलेक्ट करना और उनको 400-500 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन का जिम्मेवारी देनी जिसमें से 100 से ज़्यादा करोड़ की तो एक बिल्डिंग ही है। तो ये चीज़ें बताती है कि ये हुई नहीं, ये शायद किसी न किसी के जहन में पहले से ही प्लान थी। और ये आज से नहीं है, मतलब कि 1994 से ये चलता रहा है। हाँ, करीब 30 सालों से। हाँ जी, 30 सालों से RK राय को संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल जी। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि समय समय पर जो भी प्रशासनिक आला अधिकारी रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है RK राय को संरक्षण देने में। बिल्कुल बनती है। कम से कम 4 तो वाइस चांसलर वो हैं जो मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम के टेन्योर में ही रहे हैं, जो कि 2009 से लेकर 2024 तक 15 वर्षों में 4 वाइस चांसलर रहे हैं। और अगर हम 1993-94 की बात करेंगे तब तो पता नहीं कितने वाइस चांसलर आए और चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चहेते हैं ये। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब कोई भी चीज़ का निर्माण करना हो या कोई भी चीज़ नई लानी हो किसी पब्लिक संस्थान में या पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो प्रपोज़ल नाम की एक चीज़ होती है। तो क्या आपके जहन में या आपने कोशिश की RTI के माध्यम से ये जानने की, क्या मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम का प्रपोज़ल भी कभी आया था? बिल्कुल कोशिश की। मेरा एक सवाल ही यही था
जो आरटीआई एप्लीकेशन मैंने 2021 में डाली थी उसमें स्पष्ट सवाल था कि मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट दिए जाएं जिससे ये स्पष्ट होता है। तो जवाब आ रहा है कि उद्देश्य तो इसके नाम से ही क्लियर है और यहाँ तक जवाब डॉक्यूमेंट की बात है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब ये मामला उस समय के ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार एफडीओ अदरवाइज मिस्टर विक्रम नैयर जी के पास पहुंचा जी, तो उन्होंने भी कहा कि जो जवाब है उनको ठीक ही लगता है, इसलिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब मेरे दिमाग में ये एक सवाल आता है कि जो पौराणिक धार्मिक कथाएं होती थी उसमें जिक्र होता था कि रात को सोते हुए किसी को सपना आया कि यहाँ एक बिल्डिंग बननी चाहिए, यहाँ एक धार्मिक संस्थान बनना चाहिए। सुबह उठते लोगों को इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए और निर्माण स्टार्ट हो जाता था। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक का पैसा लगना है और वो भी 2-4 नहीं बल्कि 118 करोड़। तो क्या ये किसी के रातों रात दिमाग में आया और सुबह स्टार्ट हो गया? मेरे हिसाब से प्रोसीजर के हिसाब से डेफिनेटली एक प्रपोजल होना चाहिए था। वो प्रपोजल कई कमेटियों में गया होगा, फाइनली सिंडिकेट या सेनेट ने उसको अप्रूवल दी गई होगी और अगर ऐसा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जो मिस्टर राय को भी देना चाहिए था बतौर पीएयू और एपीलेट अथॉरिटी मिस्टर विक्रम नैयर उनको भी दिलवाना चाहिए था। तो इस डॉक्यूमेंट का ना देना ना दिलवाना और ये कहना कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या हम ये समझें कि 118 करोड़ की बिल्डिंग आज पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सिंडिकेट और सेनेट की मंजूरी के बिना ही बन रही है? सपना आया और बना दी, सपना आया और बना दिया। और सपना किसको आया होगा ये? अब ये तो इसमें एक शख्स तो स्पष्ट ही है, बाकी मेरे हिसाब से ये सपना कई लोगों को आया होगा जो इनको संरक्षण देने के लिए बैठे हैं, जिम्मेवार हैं। मैं यहाँ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ एक मामला था और एक पत्र था वर्ष 2013 में जिसमें पहुँचते ही मर्डर हो गया था। बात कर रहा हूँ मैं इंजीनियर सतेंद्र दुबे की, और ये वो मामला है 118 करोड़ का। यहाँ वर्ष 2009 से लेके 2024 तक 15 वर्षों से मैं लगातार अनगिनत कंप्लेंट्स, ओपन लेटर्स, आरटी एप्लीकेशंस, अपील्स डाल चुका हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं क्या समझूँ ये किस चीज़ की इंतजार कर रहे हैं? तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कल को कोई भी अनहोनी इस मामले में मेरे साथ होती है तो इसके लिए वो सारे लोग जिम्मेवार होंगे जो नंबर 1 बतौर पीआईओ सूचना देने से भाग रहे हैं, नंबर 2 बतौर एपीलेट अथॉरिटी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नंबर 3 जिनके पास शिकायतें पड़ी रही, धूल फांगती रही लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहना कि देश में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जब कोई बंदा बार बार चीख पुकार कर रहा है कि घपला है तो अधिकारी चुप क्यों है? कुछ तो दाल में काला होगा या फिर दाल में काला होगा या फिर एक वो मुझे शेर याद आता है भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन सर एक चीज़ और है, मतलब ये मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम तो बना रहे हैं, मेरा एक आखिरी सवाल, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में और कोई आज तक ऑडिटोरियम नहीं बना? नहीं, इन्होंने, मैंने पूछा था कितने ऑडिटोरियम है, इन्होंने बकायदा एक टेबल एक लिस्ट बना के दी है जिसमें 10 ऑडिटोरियम का जिक्र है पहले से ही, जो पहले से 10 है। अब मतलब तकरीबन हर डिपार्टमेंट का अपना है। हाँ जी। अब सिंपल सी बात है कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, एक शहर में यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर पहले से ही 10 ऑडिटोरियम बने हुए हैं तो आफ्टर ऑल ये तो जानना पब्लिक चाहेगी ना कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें 11वां बनाना पड़ा और वो भी 118 करोड़ रुपए खर्च करके। सिंपली ये कहने से कि इसका नाम मल्टीपर्पज़ है, 118 करोड़ की लायबिलिटी तो डिस्चार्ज नहीं ना हो जाती। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम या फिर यूं कहें कि मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम के बहाने एक मल्टीपर्पज़ स्कैम पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली कुछ और रिपोर्ट्स में हम खोजने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखे होंगे। पर यहाँ सवाल ये भी ज़रूर खड़ा होता है कि 1994 में जो दोषी पाए गए आर.के. राय सीमेंट चोरी के या सीमेंट घोटाले के पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको 30-31 साल तक किस किस ने संरक्षण दिया और क्यों दिया? उनका क्या फ़ायदा था या उनकी क्या मजबूरी थी? ये या तो आर.के. राय साहब जानते हैं या संरक्षण देने वाले जानते हैं कि उनको आखिर संरक्षण देने के बदले में क्या मिल रहा था। पर अब आरटीआई के जवाब में
जवाबदेही जब 3 साल पहले तक आर के राय साहब की थी, वो खुद मानते थे, तो रिटायरमेंट से 8 महीने पहले जवाबदेही से भागने क्यों लगे? इसका जवाब भी आर के राय साहब भी दे सकते हैं। हालांकि हमने आर के राय साहब को भी एक नहीं अनेक फ़ोन कॉल किए, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर जब से हमने कुछ साल पहले सीमेंट स्कैम यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 31 साल पहले हुए सीमेंट घोटाले की खबर लगाई है और उसमें दोषी आर के राय साहब को बताया है, हमने नहीं बताया, वो रिपोर्ट ने सदानंद जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट हमने जनता की है। उसके बाद से आर के राय साहब ने हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। खैर, ये थी हमारी पहली रिपोर्ट। हम दूसरी रिपोर्ट लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब ढूंढने की जो सवाल कहता है कि क्या ये मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम नहीं बल्कि ये है मल्टीपर्पस स्कैम।